एक ऐसा राजा जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मर्द समझता था, लेकिन एक दिन उसी की रानी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और फिर शुरू हुई एक रहस्यमयी यात्रा जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। राधे राधे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डी के मंथान एआई में स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत ही लाभदायक, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनें जिससे आप कहानी का पूरा लाभ ले सकें। प्यारे दोस्तों, बहुत समय पहले उत्तर दिशा की पर्वतमालाओं के समीप विजयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां का राजा था वीरभद्रसेन, जो बाहरी रूप से बहुत शक्तिशाली पर भीतर से डर और अहंकार से भरा हुआ था। राजा वीरभद्र को अपनी वीरता का ऐसा घमंड था कि हर सुबह वह अपनी रानी सौम्या को महल के उपवन में खड़ा करता और उसकी नथ से 100 तीर इस प्रकार निकालता मानो वह कोई बड़े योद्धा से युद्ध कर रहा हो। और हर तीर निकालने के बाद वह रानी सौम्या से पूछता, बोलो रानी, है कोई और इस धरती पर मेरे जैसा वीर मर्द? प्यारे दोस्तों, रानी बेचारी कांपती आवाज में बस यही कहती, नहीं महाराज, आप जैसा कोई नहीं इस धरती पर। लेकिन सच्चाई यह थी कि हर तीर के साथ रानी की आत्मा जैसे छटपटाती और हर तीर उसे जिंदगी का आखिरी तीर लगता। रानी का चेहरा दिन ब दिन एक सुखी टहनी जैसा हो चला था। प्यारे दोस्तों, समय बीता। एक बार रानी की मां देवयानी देवी रानी से मिलने आई। जब उसने रानी की हालत देखी तो उसकी आंखों में पानी आ गया। बोली, बेटी, यह कैसी हालत बना रखी है? बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान हो गई हो। क्या तुम्हें कोई बीमारी हो गई है? कोई दुख दे रहा है? या फिर तुम्हें समय पे रोटी नहीं मिल रही है? आखिर बात क्या है? अब बेचारी रानी सौम्या कैसे अपनी मां को अपना दुख बताती कि राजा हर रोज सुबह उपवन में उसे खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता है। हर एक तीर में उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। अगर वह जरा सी भी हिली या राजा जरा सा भी निशाना चुका तो प्राण गए, क्योंकि राजा ने उसके अंदर पहले से ही एक डर सा पैदा कर दिया था। पर जब देवयानी देवी ने बार बार दबाव देकर रानी से पूछा, तब रानी बोली, क्या बताऊं मां, मेरे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अन्न का भंडार भरा हुआ है, पीने को अच्छा पानी है। तो फिर बात क्या है बेटी? देवयानी देवी ने इस बार सौम्या का हाथ पकड़ के अत्यंत रुदन स्वर में पूछा। प्यारे दोस्तों, अब सौम्या अंदर से टूट चुकी थी और अपनी मां के सामने अपना दर्द छुपा ना पाई और जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते ही बोली, मां, तुम्हारे जमाई मेरी नाक की नथ में से 100 तीर निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर थर कांपता है। मेरी तरफ आता हुआ हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। यही बात मुझे हर समय अंदर ही अंदर खाए जाती है कि आज मेरा आखिरी दिन है। बस मां, इसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पीना मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। तभी सौम्या की मां ने हैरान होते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कब हुआ? तभी सौम्या बोली, मां, ये मत पूछो कि कब हुआ, ये पूछो कि कब नहीं हुआ। राजा हर रोज सुबह मुझे उपवन में खड़ी करके सबसे पहले मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। तभी देवयानी देवी बोली, कुछ कहते भी हैं क्या? रानी सौम्या बोली, हाँ मां, कहते हैं कि इस धरती पर मेरे जैसा कोई और मर्द नहीं। तभी रानी की मां कुछ सोचते हुए बोली, बेटी चिंता मत कर, कल जब राजा ऐसा पूछे तो उन्हें यह कह देना। और रानी के कानों में धीरे से कुछ कहा और बोली, बस राजा को कल सुबह इतना कह देना। प्यारे दोस्तों, इतना सब सिखा के रानी की मां देवयानी देवी अपनी बेटी से विदा ले अपने घर चली गई। इसी सोच में रानी को पूरी रात नींद नहीं आई। अब रानी को पूरी रात इंतजार था तो बस अगली सुबह का। पूरी रात नींद न आने के कारण भोर को हल्की सी रानी की आंख लग गई। तभी राजा वीरभद्रसेन ने सोती हुई रानी का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, रानी उठ जाओ, समय हो गया। रानी ने आंख खोली तो राजा रानी के पास बैठा था। रानी ने मन ही मन भगवान को याद कर कहा, आज और बचा लेना भगवान, फिर आज तो जो मां कहकर गई है वो बोल दूंगी। और उठकर मुंह धोकर सीधी बाग में गई। वहां जाकर आंख बंद करके अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। तभी राजा आया और रोज की तरह एक के बाद एक 100 तीर रानी की नथ में से निकाल दिए। तीर निकाल राजा बोला, बोल रानी, है कोई दुनिया में मेरे जैसा शूरवीर मर्द? प्यारे दोस्तों, आज रानी हिम्मत जुटा बोली, महाराज, दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत, आप नहीं तो और बहुत। आप बाहर निकल के देखो, शेर को 1.25 शेर बहुत।
प्यारे दोस्तों, रानी की बात सुन राजा का खून खोल उठा और वह मक्कारी भरे स्वर में बोला, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरे से बड़ा सुरवीर योद्धा इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। तभी रानी सौम्या बोली, महाराज, ये आपका भ्रम है। आप बाहर जाके देखिए, दुनिया शूरवीरों से भरी पड़ी है। अब राजा को रानी की बात और ज्यादा खटकी और बिना सोचे समझे सीधा बोले, अगर यही बात है तो जा रहा हूं बाहर शूरवीर मर्द देखने। मैं भी तो देखूं, है कोई मुझसे ज्यादा शूरवीर मर्द इस दुनिया में। प्यारे दोस्तों, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेके राजा वीरभद्रसेन शूरवीर मर्द की खोज में चल पड़ा। चलते चलते वह एक धूल भरे कच्चे रास्ते पर जा पहुंचा। अभी राजा थोड़ी दूर ही चला था कि राजा को एक काना आदमी दिखा, जो रास्ते के किनारे पर लेटा ऊपर की तरफ एकटक देखे जा रहा था। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ कि यह ऐसे ऊपर की तरफ क्या देख रहा है। प्यारे दोस्तों, जब राजा से रहा न गया तो उन्होंने भी ऊपर देखा, लेकिन उनको शिवाय सूर्य की तेज किरणों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। जिज्ञासावश राजा उस काणे आदमी के पास गया और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? काणे आदमी ने कहा, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वो देख रहा हूं। राजा ने एक बार फिर से ऊपर देखा, पर उसे अभी भी सूर्य की किरणों के अलावा कुछ दिखाई ना दिया। तो राजा का आश्चर्य और अधिक बढ़ गया। तभी काणे आदमी ने ऊपर की तरफ ही देखते देखते राजा से पूछा, तुम कौन हो भाई और कहां जा रहे हो? राजा बोला, मैं विजयगढ़ का राजा वीरभद्रसेन हूं और मैं दुनिया में शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूं। यह सुन काणे आदमी को बड़ा कौतुक हुआ। वह बोला, तो थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो भाई। नाचते नाचते एक परी की पाजेब टूट गई है, वो नीचे गिरने वाली ही है। बस उसको लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शूरवीर मर्द देखने चलूंगा। प्यारे दोस्तों, कुछ ही देर में आकाश से छम छम की आवाज से एक पाजेब नीचे आ गिरी। नीचे गिरते ही काणे आदमी ने उसे उठाया और जेब में रख लिया और बोला, अब चलो भाई शूरवीर मर्द देखने। शूरवीर मर्द कैसे होते हैं, मैं भी तो देखूं। प्यारे दोस्तों, अब राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका अहंकार तो यही नष्ट हो चुका था और हवा भी उड़ चुकी थी। अब राजा वहीं खड़ा मन ही मन सोचने लगा कि तू तो रानी की नस से तीर निकाल अपने आप को सबसे बड़ा शूरवीर मर्द समझता था, लेकिन तेरे से ज्यादा शूरवीर तो यह काणा आदमी है, जो एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है सब कुछ देख लेता है। तभी काणे आदमी ने कहा, चलो भाई। अब राजा और काणा आदमी दोनों एक साथ चल पड़े मर्द देखने। प्यारे दोस्तों, राजा और काणा आदमी अभी कुछ दूर ही चले थे कि आगे एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए किसी की प्रतीक्षा में बैठा था। राजा ने उससे भी पूछ लिया, क्यों भाई, यहां कैसे बैठे हो? व्यक्ति बोला, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। राजा बोला, कहां है तुम्हारा दोस्त? वह व्यक्ति बोला, मैंने 100 कोस पर एक तीर मारा है, उसे लेने के लिए गया है। इतना सुनते ही राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। प्यारे दोस्तों, पुराने समय में दूरी मापने के लिए किलोमीटर या मीटर नहीं, बल्कि तब के लोग कोसों के द्वारा ही दूरी को मापते थे। उस समय के एक कोस का मतलब आज के लगभग 3 किलोमीटर है। तभी नौजवान व्यक्ति ने राजा और काणे आदमी से पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? काणे ने कहा, शूरवीर मर्द देखने। उत्सुकतावश नौजवान व्यक्ति ने कहा, भाई हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ मर्द देखने, बस थोड़ा इंतजार करो, मेरा दोस्त अभी मेरा तीर लेकर आता ही होगा। राजा बोला, भाई 100 कोस से आज ही कैसे आएगा, उसे तो कई दिन लगेंगे। तभी नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मान्यवर, उसे 100 कोस तक जाने और आने में सिर्फ 1 घंटा ही लगता है। थोड़ी ही देर में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान के द्वारा छोड़ा हुआ तीर हाथ में लेकर आता है। प्यारे दोस्तों, अब राजा को काटो तो खून नहीं, रानी की नथ में से तीर निकाल खुद को मर्द सूरमा समझने वाले राजा को अब एक से एक बड़े सूरमा टकरा रहे थे। राजा जिस बिल में हाथ डाल रहा था वहीं से सांप फुफकार करते हुए निकल रहे थे। एक काणा आदमी जो एक आंख ना होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में हो रहा परियों का नाच देख लेता है, वही एक युवा पराक्रमी नौजवान 100 कोस तक तीर मार लेता है। और तो और एक अपाहिज लंगड़ा आदमी 100 कोस की दूरी सिर्फ 1 घंटे में ही नाप देता है। प्यारे दोस्तों, ये सब देखने के बाद राजा को अब आगे चलना भी बोझ लग रहा था। फिर भी राजा उन तीनों के साथ बोझिल कदम लिए आगे चल पड़ता है। चलते चलते वे चारों एक नगर में पहुंचते हैं जहां एक राजा की लड़की का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो व्यक्ति 50 कोस से 2 घंटे में हंसता पान बोल सुपारी ला देगा, उसी के साथ रानी का विवाह कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों,
उन चारों में से लंगड़ा आदमी ही इस काबिल था जो कोसों की दूरी मिनटों के हिसाब से तय कर सकता था। अंततः चारों की सलाह पर लंगड़ा व्यक्ति स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गया और शर्त अनुसार हंसता पान बोल सुपारी लाने के लिए चल पड़ा। लंगड़ा आदमी अपनी दिव्य गति से थोड़े ही समय में उस पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने सुपारी तोड़ी और अपनी जेब में डाल दी। प्यारे दोस्तों, लंगड़ा आदमी सोचने लगा कि अभी तो बहुत समय है, क्यों ना थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। यह सोचकर वह उसी पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों से जल्दी ही उसकी आंखें लग गईं। उधर तीनों की समय बीतने के साथ साथ चिंता बढ़ने लगी थी। 2 घंटे पूरे होने को आए थे, बस थोड़ा समय ही बचा था। तभी नौजवान तीरंदाज ने कहा, इतना समय तो उसे कभी नहीं लगता, जरूर कुछ बात है। तभी काणे आदमी ने कहा, रुको, मैं देखता हूं। जब काणे आदमी ने देखा तो वो पेड़ के नीचे सो रहा था और पेड़ से एक खूंखार जहरीला सांप उसे काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब ये बात उसने साथियों को बताई कि वो तो सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है, तब तीरंदाज नौजवान ने काणे आदमी से कहा, तुम मेरे तीर का निशाना सांप के फन पर लगाओ। काणे आदमी ने कहा, ठीक है, निशाना लगाकर जब मैं हुंकारा भरूं तब तुम तीर छोड़ देना। काणे आदमी ने तीर को सांप के फन की दिशा में लगाकर जैसे ही हूं कहा, तीरंदाज ने तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर सांप के फन पर लगा और धड़ाम की आवाज के साथ सांप नीचे गिर पड़ा। आवाज सुन लंगड़ा आदमी हड़बड़ाहट के साथ उठकर बैठ गया। देखा तो एक जहरीला सांप उसके पास मरा पड़ा है और उसके दोस्त का तीर ही सांप को लगा हुआ है। सारा माजरा समझते उसे देर न लगी, वो दिव्य गति से नगर की ओर दौड़ा। समय रहते वह हंसता पान बोल सुपारी लेकर राजमहल पहुंच गया। प्यारे दोस्तों, अब समस्या यह थी कि राजकुमारी पर असली हक किसका है। राजा अगर घर से मर्द देखने नहीं चलता तो यह सारा किस्सा ही शुरू नहीं होता। काणा अगर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर लंगड़े व्यक्ति को सांप से नहीं बचाता तो राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त कैसे पूरी होती। वही नौजवान तीरंदाज के पास अगर 100 कोस तीर चलाने की क्षमता ना होती तो उसके मित्र को सांप 10 लेता और शर्त पूरी ना होती। और यदि लंगड़े व्यक्ति के पास भी दिव्य गति ना होती तो भी राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त पूरी ना होती। प्यारे दोस्तों, अब राजकुमारी से शादी कौन करेगा? इस बात पर उन चारों में थोड़ी देर आपस में सलाह मशवरा हुआ और सभी की सहमति से राजा को ही शादी के लिए चुना गया, क्योंकि यह सारी कहानी ही राजा से शुरू हुई थी। पर राजा ने अपनी सारी बीती बात बताई और कहा कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं, इसलिए मैं राजकुमारी से शादी करूं इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि मैं तो तुम सबका शुक्रगुजार हूं मेरे अंदर का खोखला वहम तोड़ने के लिए। तभी काणे आदमी ने कहा, मैं तो इंद्र के अखाड़े में अपनी परियों के साथ ही खुश हूं। अब बारी आई उस युवा तीरंदाज की। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह होना चाहिए, क्योंकि तुमने स्वयंवर की शर्त का सीधा पालन किया और राजमहल में शर्त के अनुसार हंसता पान बोल सुपारी भी तुम ही लेकर आए। इसीलिए शर्त के दृष्टिकोण से देखें तो राजकुमारी पर तुम्हारा ही हक बनता है। प्यारे दोस्तों, तीरंदाज की बात सबको सही लगी और सबकी सहमति से लंगड़े व्यक्ति और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, राजा अब समझ चुका था कि वास्तविक वीरता केवल बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि आंतरिक विनम्रता, संयम और दूसरों की महत्ता को समझने में होती है। यह संसार अप्रतिम और असीम क्षमताओं के भंडार से भरा पड़ा है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशिष्टता जरूर होती है और किसी को भी स्वयं से निम्न समझना उसके प्रति अन्याय है। इसके साथ ही राजा ने आगे से अपनी रानी के साथ दुर्व्यवहार न करने की भी शपथ ली। अब राजा ने सभी को अपने राज्य आने का निमंत्रण दिया और खुशी खुशी उन सब से विदा ली और अपने राज्य लौट गया। प्यारे दोस्तों, यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी के कौन से किरदार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी में। राधे राधे।